चलिए, तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा दो सेक्शन है, पहला सेक्शन इकोनॉमिक्स का और दूसरा जियोग्राफी का। जब ये दोनों सेक्शन ओवर हो जाएगा या इन बिटवीन भी आपका फिर 1-1.5 महीने के बाद आपका नया सेक्शन स्टार्ट होगा। जब ये लगभग एंड पे रहेगा या ओवर हो जाएगा उस टाइम पे ये आपका फिर नेक्स्ट दो बैच और स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग करके अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और इस बार केएएस में काफी अच्छा वैकेंसी आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अब मैं ये बोलूंगा कि आप सिर्फ केएएस का फोकस ना करें। अगर आप फोकस कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज का भी करें साथ साथ। अभी आपने देखा होगा कल नोटिफिकेशन आया और टोटल कितना वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो यू कांट इमेजिन 1105 वैकेंसी। जो था ना कि वैकेंसी लगातार डिक्रीज हो रहा है, 600-700 पे पहुंच गया था, वो अचानक से 1105 पे आ गया है। तो अगेन आपको दिख रहा है कि ये जो साल है ना, इस साल एंड नेक्स्ट ईयर अभी वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाला है। तो उस चीज का जब आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का कोशिश करिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वॉइस नहीं आ रही है ऐसा। वॉइस का प्रॉब्लम किससे हो रही है? जिसको वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार रीज्वाइन कर लें। ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए मैं यही बता रहा हूँ कि अभी वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रहा है और आप लोग थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। सिविल्स का भी मैं तो बोलूंगा कि आपका सिविल्स का भी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसका पेपर आपका मई में है। अगर आप केएस को टारगेट कर रहे हैं तो ठीक है ना, सिविल्स का भी देते हैं ना पेपर, आप दीजिए मई में। नेक्स्ट ईयर भी आपका पेपर होगा, हर साल पेपर होता है। तो आप यस क्लिक ऑन वॉइस आइकन। वॉइस आ रही है ना? ओके, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट को ऐसा, क्या सबके साथ दिक्कत है? वॉइस किसको नहीं आ रही है? सबको आ रही है वॉइस? क्लियर है ना? से वॉइस का दिक्कत होगा नहीं। यस, यस सर। क्योंकि मैं फाइवर पे क्लास लेता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, वॉइस वगैरह इधर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत रेयर सिचुएशन होगा कि कभी ऐसा कोई दिक्कत हो जाए वो, बट फाइवर पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, हाँ, यस। नासू नजरान जो जिनको वॉइस का दिक्कत है ना, वो एक बार आप रिज्वाइन कर लीजिए। ओके फाइन। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स हमारा जो यहाँ पे हम पहले कवर करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि नोटिफिकेशन आ गया है, केएस का भी अच्छा खासा नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप लोग अपना गियर अप स्टार्ट कर दीजिए। जो होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे गाड़ी चलाना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले आपको फिफ्थ गियर पे गाड़ी चलाना होगा। तो इट्स योर स्टार्ट। अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं क्लास में, नियर अबाउट 75-80 बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, 75 के आसपास दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानते इकोनॉमिक्स के बारे में? और आप लोग पहले मुझे बता दीजिए। सर मी, ओके ओके ओके, ओके फाइन। तो देखिए, अब मुझे ये बता दीजिए, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे होंगे जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा। और इकोनॉमिक्स जो है ना, अभी तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, सिलेबस एंड ऑल, अभी यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही पेशेंसफुली आपको चलना है। कोई भी कैमरा वैमरा ऑन मत करे, इससे आपका रिकॉर्डिंग खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाना है। तो थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखिए। हाँ ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट विद जीरो एंड ऑल, मैं वही उसी चीज पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप फर्स्ट क्लास से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि यू आर बिल्कुल जीरो इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड, मैं आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाता चला जाऊं। दूसरा क्या होता है कि लोग स्लाइड पे भी पढ़ा देते हैं, स्लाइड लाते हैं और स्लाइड के बेस पे क्वेश्चंस को, इकोनॉमिक्स को समझा देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हमें उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डेफिनेशन होता है। अगर छोटा छोटा वर्ड का हम देखें ना, तो जैसे हम गुड्स का बात करते हैं ना, तो कितने तरीके का गुड्स होता है। मनी का बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी होता है। ठीक है, जैसे इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब छोटा छोटा चीज क्या होता है ना, कि जो ये मान के चला जाता है
जब बच्चे सिविल्स का प्रिपरेशन करने आ रहे होते हैं तो मैक्सिमम जगह पे यही होता है कि बच्चे ने थोड़ा तो पढ़ा होगा, ये जब छोटे छोटे जो पॉइंट्स है जैसे इंटरमीडिएट गुड्स एंड ऑल, इसका डेफिनेशन उन्हें आता होगा, बट मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इनका भी डेफिनेशन नहीं आता है। तो मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि मैं पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक चीज मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेनेशन के बाद फिर मैं आपको, देखिए एक्सप्लेनेशन के बाद देन ये इस तरीके से, ये आपका जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है कि ये एक सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। जैसे सबसे पहला दिन है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप मेरे से यही करेंगे ना कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने क्यों आ गए और हम पढ़ने क्यों आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। नासू नजरान आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप रीज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपके एंड पे कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का तो यही होना चाहिए ना कि सर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने क्यों आए हैं और हम इकोनॉमिक्स पढ़ने क्यों आए हैं। तो आप बोलेंगे कि सर पेपर है, पेपर में इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इसलिए आप पढ़ाने आए हैं और हम पढ़ने आए हैं। तो पेपर में इकोनॉमिक्स ही क्यों पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स क्यों पूछा जाता है पेपर में, ये दुनिया में सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है, पेंटिंग क्यों नहीं पूछा जाता है, पेंटिंग पूछ ले, आर्किटेक्चर क्यों नहीं पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में आर्किटेक्चर पूछ ले, इकोनॉमिक्स क्यों पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज तो यही चीज है ना कि हमें इस चीज को समझना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिर्फ पेपर में आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, इसका रेलेवेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, और इसका बहुत ही गहरा इंपॉर्टेंस है, हम इस कारण से इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं, और इस कारण से देश का सबसे बड़ा जो पेपर होता है वहां पे इकोनॉमिक्स का अपना एक अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25% वेटेज है इकोनॉमिक्स का। यू विल आस्क मी हाउ, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा कि कैसे 25% से ज्यादा का वेटेज है। यस, वंडरफुल, बिल्कुल, अभी मैं उन सब चीजों पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले यही बता रहा हूँ कि पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा आपके मन में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर हम कैसे चीजों को कवर करें, कैसे क्लियर करें एंड ऑल। वेट वेट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा मत करिए। ओके, ठीक है, मत लिखिए स्क्रीन वगैरह पे, क्या अभी आप पहला क्लास में आए हैं, अभी आप चीजों को समझ रहे हैं, इतने बड़े एग्जाम का प्रिपरेशन करने आए हैं, अभी पहले समझ तो लीजिए कि हम पढ़ेंगे कैसे, सर पढ़ाएंगे कैसे, हमें चीजों को कैसे कवर करना है। मैं आपके लिए हर कुछ आसान कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा। आई यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग कि सर कौन सा बुक रेफर करें, सर नोट्स कहाँ से हम गैदर करें, सर हम कहाँ से क्वेश्चन बनाएं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू हियर इटसेल्फ इन द क्लास। इवन मैं जब क्वेश्चंस भी कराता हूं तो एक तो टेस्ट फॉर्म में आप क्वेश्चंस करते रहिए, आपको मैं वो सारा क्वेश्चंस दे दूंगा। दूसरा, मैं खुद क्लास में आपसे एक एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जितने क्वेश्चंस अभी तक सिविल सर्विसेज ने पूछे हैं ना वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे क्लास में कवर कराऊंगा, और मैं उस पर 1-2 मिनट का टाइम देता हूं, आप आंसर करिए, और उस क्वेश्चन पे मैं 4 से 5 मिनट का डिस्कशन करता हूं। 2-3 मिनट तो मिनिमम हर क्वेश्चन पे डिस्कशन चलेगा कि अगर आपका ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, ये ऑप्शन गलत है तो क्यों गलत है, क्या बिना नॉलेज का हम ऑप्शन के बेस पे हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, क्योंकि ये सब चीज आपके एग्जाम में यूज होता है कि आपको कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा, और आपने उस तरीके से कभी सोचा नहीं होगा कि क्या बिना नॉलेज का भी हम आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग चीट कोड बोलते हैं, चीट कोड बोलते हैं। अभी चीट कोड का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं चीट कोड का क्या मतलब है। जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि आपसे पूछा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक आपको दे दिया 1914 टू 1918, ठीक है। दूसरा आपको दे दिया 1814 टू 1818, तीसरा आपको दे दिया 1714 टू 1718,
और चौथा आपको दे दिया कि 1758 से 1762 ऐसा दे दिया। आपसे पूछा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अब आपने कभी पढ़ा ही नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, आपको नहीं पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने कुछ सुना था कि लगभग 19th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी में जब हम लोग एंटर किए थे ना, तो स्टार्टिंग में हुआ था। तो कभी कभी ऑप्शन ऐसा दिया रहता है ना कि एग्जामिनर खुद बोलता है कि आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो उसका आंसर कर लेंगे, तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, आप इसको आंसर कर देंगे। लेकिन ऑप्शन कभी ऐसा दे दे 1914 टू 1918, 1913 टू 1917, 1912 टू 1916, तो नाउ यू विल गेट कंफ्यूज। अगर आप नहीं पढ़े ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। तो जब ऑप्शन दूर दूर होता है ना, तो हम वहां पे चीट कोड का यूज करते हैं। ये सब कुछ यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि प्रीलिम्स क्लियर कैसे करते हैं। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, कि आप क्वेश्चन को किस एटीट्यूड से सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक एटीट्यूड लेके जाएंगे कि सिर्फ हमें जो नॉलेज है उस बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के बेस पे आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन द टॉपर ऑफ एवरी ईयर, ही इज नॉट एबल टू सॉल्व मोर देन 40 क्वेश्चन इन वन गो। अगर कोई भी बच्चा फर्स्ट गो में 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है प्रीलिम्स का, तो वो उस साल का टॉपर बनने जा रहा है। पता है आपको? क्योंकि 35 से 40 क्वेश्चन तो आप अपने नॉलेज बेस पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप अपने एटीट्यूड पे सॉल्व करते हैं। अब ये एटीट्यूड क्या है? तो इस तरीके का चीज, जब आप कहीं पढ़े रहते हैं, किसी चीज को आप लिंक करते हैं, तो कैसे हम चीजों को लिंक करते हैं, हम कहाँ से चीजों को लर्न करते हैं, उसके बाद हम उस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, ऑप्शन तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। और जहां सब्जेक्टिव पेपर है वहां तो आप दिल खोल के जो लिखना चाहें लिखिए, बट जो लिखने का मतलब ये नहीं कि गाना वाना लिख के आ जाइए। जो लिखने का मतलब ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मैंने इतना इनपुट दे दिया होगा कि आप उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें वहां पे लिख के आएंगे। ठीक है, एक तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करते हैं, और इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे चीजों को करते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अब देखिए, अब आप पूछेंगे सर नोट्स, तो नोट्स में आपको दो तरीके का नोट्स दूंगा। ठीक है, जहां पे कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, मतलब प्योरली जो एकदम कॉन्सेप्ट वाला चीज होगा, वहां पे मैं आपको अपना हैंड रिटन नोट्स दूंगा, क्योंकि मैंने उस नोट्स को उसी तरीके से फ्रेम किया है कि ये आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से मैंने पूरा का पूरा नोट्स फ्रेम किया है। और दूसरा, यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आता है, उस क्वेश्चंस का हम आंसर कैसे करते हैं। देखिए, जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव एग्जामिन्ड इकोनॉमिक्स सो फोर्सेस बिहाइंड एवरीडे सोशल इशूज यू हैव टू डिस्कस। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, फिर बहुत सारी चीज इसमें हम किस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे हैंड रिटेन मिलेगा। जैसे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये सब कुछ। ये यहाँ पे देखिए माइक्रो और मैक्रो के बीच का जो डिफरेंस है, वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को, ये सब सिर्फ स्टार्ट है, बेस है, ये फाउंडेशन है। ठीक है, और जहां पे आपको फैक्ट्स चाहिए होगा, वहां पे मैं आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा। जो चीज आपको याद रखना होगा, जो चीज आपको याद करना होगा, वो सब आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, हर टॉपिक पढ़ने के बाद, हम कोई भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, निखिल, कैमरा नहीं, उससे आपका अपलोड करने में वो दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए, हर टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो हर टॉपिक को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिविल सर्विसेज में, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स का बात कर रहे हैं कि एक बार हमने मनी बैंकिंग फाइनेंस पूरा पढ़ लिया, तो मनी बैंकिंग फाइनेंस का जो भी क्वेश्चंस होगा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा, एक अगर सपोज करिए कि सीआरआर पे, कैश रिजर्व रेशियो पे कोई क्वेश्चन आया, तो जब हम कैश रिजर्व रेशियो पढ़ेंगे, जब उसका कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, तब वहां पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होता है, कॉन्सेप्ट चेक। ये कॉन्सेप्ट चेक क्या होता है कि आपने पढ़ लिया है ये टॉपिक, तो दोबारा आपको कोई बुक्स पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको बोला कि आपको यहीं से पढ़ना है, कोई बुक्स नहीं पढ़ना है,
तो अगर आपको मैंने समझा दिया है और आपको समझ आ चुका है तो आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पेपर में बनना चाहिए। तो वो पेपर में कहाँ से बनेगा, तो जो पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए होंगे वो सारा क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक कॉन्सेप्ट चेक होगा हर टॉपिक पढ़ने के बाद, हर सब टॉपिक पढ़ने, यहाँ पे टॉपिक ना बोल के हर सब टॉपिक पढ़ने के बाद एक आपका कॉन्सेप्ट चेक होगा, उससे रिलेटेड या 2 क्वेश्चन हो, 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो या 1 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारा क्वेश्चंस आपसे यहीं पे क्लास में डिस्कस कराया जाएगा, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ क्वेश्चंस किस फॉर्म में आ रहे हैं, हम उसका आंसर कैसे कर सकते हैं, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, तो ये सब कुछ आपको समझ आएगा। ठीक है, बोलिए यहां तक में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं? और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग डिसिप्लिन बना के रखे हैं, तो इसी तरीके से डिसिप्लिन बना के रखिएगा क्लास में। ठीक है, ओके, वंडरफुल। ठीक है, कुछ नहीं पूछना है, वेल डन। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का वेटेज कैसा है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। वेटेज ऑफ इकोनॉमी एमसीक्यू के फॉर्म में, मतलब हम यहाँ पे प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं, प्री का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखेंगे ना तो 2013 में आप देखेंगे कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। 2013 में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन 2014 में आपका क्वेश्चंस घट गया था, ये लगभग नियर अबाउट 10 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, फिर 2015 में एक मेजर जंप हुआ है और लगभग 21 टू 22 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिला है। 2016 में ये 29 टू 30 क्वेश्चंस के आसपास पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है उसके बाद फिर यही पे 29-30 के आसपास है। मतलब इसके बाद 2016 के बाद जितने भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाए, वो भी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज 25 प्लस है। और बोलेंगे सर 25 प्लस है, किस तरीके का इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है? क्या सिर्फ थ्योरेटिकल पूछा जा रहा है या कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछा जा रहा है, किस तरीके का इकोनॉमिक्स पूछा जा रहा है? तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे 3 तरीके से पूछा जाता है। एक तो आपका जो थ्योरी पोर्शन होता है, थ्योरी से रिलेटेड। दूसरा जो आपका इकोनॉमिक्स होता है वो कॉन्टेम्पोरेरी इशू बेस्ड होता है। कॉन्टेम्पोरेरी इशू बेस्ड। अब ये कॉन्टेम्पोरेरी इशू बेस्ड का क्या मतलब होता है? कॉन्टेम्पोरेरी का क्या मतलब होता है? साथ साथ जो चल रहा होता है। तो जो इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको बताया ना लास्ट क्लास में, जब हम लोग फर्स्ट डे जो हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट वी आर स्टडिंग। तो वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाट वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमी कुछ लोग बोल देते हैं, इकोनॉमी कुछ लोग बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? मैंने बताया था इकोनॉमी क्या होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड कर रही है दूसरे देश के साथ, तो ये सब क्या है? ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है जो प्रैक्टिकली हो रहा है, हमारे सोसाइटी में गवर्न हो रहा है। और जब किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, कितना लोन ले रही है, उस लोन का क्या इफेक्ट होगा, उस लोन का क्या इम्पैक्ट होगा, जब हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लोन लेना ये तो बहुत इजी सा है कि हम गए उनसे मांगे, लोन लिया, उन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, हम वो पे कर रहे हैं। लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सोसाइटी पे,
क्या वो लोन हमारे लिए अच्छा है या लोन हमारे लिए खराब है, हमें किस लोन लिया है तो उसका क्या यूज होना चाहिए। हर लोन खराब नहीं होता है। मैं ऐसा ऐसा आपको केस स्टडी पढ़ाऊंगा जिसमें आपको समझ आएगा कि जो लोन जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो लोन लिया जाता है दैट इज गुड फॉर योर इकोनॉमी, दैट इज गुड फॉर योर कंट्री। लेकिन वो लोन जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लिया जाता है दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ओके, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब आप अपना कुछ कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं, आप अपने अंदर कुछ चीजें बिल्ड कर रहे हैं जो एसेट के फॉर्म में बाद में आपको वो चीज हेल्प करेगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इकोनॉमी तो यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ हो रहा होता है। तो इस प्रैक्टिकल अप्रोच से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यही होता है कॉन्टेम्पोरेरी इशू बेस्ड क्वेश्चंस, या इसी को आप बोलते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है तो देखिए, कॉन्टेम्पोरेरी इशू बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारा आप स्कीम्स देखेंगे, गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम्स वगैरह आता है, स्कीम्स। तो ये सब से भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। और फाइनली जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि कल आपको पता होगा कि देश में कल बजट अनाउंस हुआ। तो बजट और इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया, दूसरा कॉन्टेम्प्रेरी इशू बेस्ड क्वेश्चंस हो गया, करंट अफेयर्स के फॉर्म में जो पूछा जाता है, इसी में आपका स्कीम्स आता है, और तीसरा आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चंस, यहां से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो अगर आप इन सब को देखेंगे तो नियर अबाउट 25 प्लस क्वेश्चंस आपको इस जगह से देखने को मिल जाएंगे। अब आप जब भी पेपर दे रहे होंगे ना तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, पेपर देने से एक महीने पहले, 1 मंथ बिफोर या 2 मंथ बिफोर, जब आपका पेपर हो उसके 2 मंथ बिफोर एक बुक आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिया ईयर बुक। इंडिया ईयर बुक ये एक ऐसा बुक है कि अगर आप अपने बैड डे पे भी, जो आपका अनलकी डे हो, उस दिन भी अगर आप पेपर दे रहे होंगे तो इस बुक से मिनिमम 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया ईयर बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का बुक नहीं होता है, ये ऑल ओवर बुक होता है। इसमें आपको पॉलिटी के भी सेक्शंस देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के भी सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी सेक्शंस देखने को मिलेंगे, स्कीम से रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड ऑल, ये सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो भी एक साल में हुआ है, इसका नाम ही है ईयर बुक, एक साल में जो भी हुआ है वो इसी को बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरी इशू। तो यहाँ से आपको चीजें बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, हर बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से ये लोग पिक करते हैं। ये बुक तब आपको समझ आएगा जब आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। जब तक आपने कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया ये बुक आपको समझ नहीं आएगा। तो कुछ लोग क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, वो आज जाएंगे मार्केट में इंडिया ईयर बुक खरीदेंगे, 2-4 दिन उस बुक को खोलेंगे और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल या उनका इंटरेस्ट ऐसे खत्म होगा कि उसके बाद वो सिविल्स का प्रिपरेशन ही छोड़ देंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें मैं बताता हूँ वो पहले दिन एक्साइटेड होकर जाके ये बुक खरीद लेते हैं और 10 दिन बाद क्लास नहीं आ रहे होते। मैं जब पूछता हूँ तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ आ रहा था? तो सर आपने जो बुक बताया था, वो उनको क्लास से मतलब ही नहीं है, उन्हें बुक से मतलब है कि सर बुक बता दीजिए वहां से हम पढ़ लें, इतना पैसा दे के आप आ रहे हैं तो यहाँ से पढ़ ले का क्या मतलब है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए। ये बुक मैंने इसलिए बताया है कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये जो कॉन्टेम्प्रेरी इशू करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर लोग भटकता है ना, कि हम ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स कहाँ से करें, इसका करंट अफेयर्स कहाँ से करें, वो करंट अफेयर्स कहाँ से करें, इसकी कहाँ से करें, तो इन सब के लिए सिर्फ एक है, इसको बाइबल बोला जाता है, इसी को कवर करिए और दैट विल हेल्प यू। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस पे। बहुत आराम आराम से मैं एक एक छोटा से छोटा चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे नजर में वो सारे बच्चे हैं जो उन्होंने कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस पे कि इसका क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका इंट्रोडक्शन? तो बेसिक इंट्रोडक्शन,
बेसिक इंट्रोडक्शन टू किसका, तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अभी आपको समझाऊंगा, सबको समझाऊंगा कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, तो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट, इसी के अंदर जितने भी चीज होते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, जीडीपी एंड ऑल। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा हूँ जीडीपी एंड ऑल, इसका मतलब इसमें सब कुछ आ गया। जीवीए, जीएनपी, एनएनपी, ये सब कुछ जितने भी चीज होते हैं ये सब कुछ इसी के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पे अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं इकोनॉमिक्स को 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और फिर मैं उसको पढ़ाता हूँ उस तरीके से। ठीक है, तो 8 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स को 11 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते सब है, सबका अपना अपना सिलेबस खत्म करने का तरीका होता है। मैं इकोनॉमिक्स को जनरली 8 पार्ट में डिवाइड करता हूँ और यहाँ से इस चीज को कवर कराता हूँ। ठीक है, तीसरा जो आपका पार्ट होगा वो मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड पार्ट, एंड फाइनेंस रिलेटेड पार्ट। अब इस मनी, बैंकिंग, फाइनेंस रिलेटेड में क्या आएगा, तो जो भी आप सुनते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी, मनी, बैंकिंग, ये जो आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब जो भी हम पढ़ते हैं, देन इसी में आपका आता है कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब इसी के अंदर आएगा। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड पार्ट है वो सब कुछ इसके अंदर आता है, इंश्योरेंस सेक्टर एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कवर कर रहे हैं, एक क्योंकि ये मनी रिलेटेड पार्ट है। दूसरा, इसमें फिस्कल पॉलिसी कवर नहीं होगा क्योंकि वो जो है ना गवर्नमेंट रिलेटेड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो 4th पार्ट होगा ये स्पेशली डेडिकेटेड होगा किसको, फिस्कल पॉलिसी को, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड पार्ट है, गवर्नमेंट रिलेटेड। अब गवर्नमेंट रिलेटेड पार्ट जो भी होगा वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, बजट, टैक्सेशन सिस्टम। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं थोड़ा सा चीज। देखिए पढ़ाते वक्त क्या होगा कि छोटा छोटा चीज जब सामने आएगा ना तो ये नहीं सोचना है कि मेरा टॉपिक खत्म हो गया। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम का मैंने जिक्र किया है, तो ये सब सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आपको बस नाम पता हो कि एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, एक प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सर प्रोपोर्शनल टैक्स मेरा खत्म, यहाँ पे मेरा प्रोग्रेसिव टैक्स खत्म, डिग्री। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन, आज जो मैं यहाँ पे जो नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच लेते हैं, तो इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। बजट से रिलेटेड, टैक्सेशन सिस्टम से रिलेटेड पार्ट, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड पार्ट, फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड पार्ट, सब्सिडीज यहाँ पे जो भी होता है, ये सब कुछ हम लोग इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर कवर करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो किसका है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड। इसमें जैसे आप सुनते होइएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब जो भी पार्ट आप सुनते हैं ना, इससे रिलेटेड जो भी पार्ट होगा ना वो सब हम यहाँ पे खत्म करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ पे 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है। आप सबको पता होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे।
एग्रीकल्चर में जो इकोनॉमिक रिलेटेड पार्ट होगा वो कवर करेंगे, ठीक है। पूरा एग्रीकल्चर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा। जो इकोनॉमिक रिलेटेड पार्ट जो एग्रीकल्चर का होगा वो यहाँ पे कवर होगा। देन इंडस्ट्रीज रिलेटेड पार्ट और देन सर्विस सेक्टर। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम दोनों तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि रूरल में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं और अर्बन के लिए क्या क्या चेंजेज है अर्बन के लिए। और जो हमारा लास्ट पार्ट होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो जो भी आप इंडेक्स वगैरह देखते हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे कवर होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसी 8 सेक्टर्स में डिवाइड करके हम लोग इकोनॉमिक्स को आगे प्रोसीड करेंगे। अब आप पूछेंगे सर सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, किसका, माइक्रो और मैक्रो का, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जनरली यहाँ पे जो बैच होते हैं उसमें बच्चे कुछ कुछ चीजें पढ़ के आए होते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, तो सबसे पहला चीज तो हम यही देखेंगे ना कि जो भी इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स जो भी हमारे देश में चल रहा है या जिसको हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज इकोनॉमिक्स, वो किस बेस पे चल रहा है, तो वो सारा मनी से ही तो रिलेटेड पार्ट है। तो हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद वो किसका टॉपिक होगा, तो मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड पार्ट। ये जब हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे चलेंगे नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, जीडीपी एंड ऑल। इसके बाद हम लोग फिस्कल पॉलिसी पे चलेंगे, देन हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेड पे, उसके बाद सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तब इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसी फॉर्म में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत, किसी तरीके का कोई परेशानी, आपको लोगों को कोई प्रॉब्लम हो कभी भी कैसा भी, तो यू कैन जस्ट नो। मुर्तजा ये सिर्फ प्रीलिम्स का नहीं है, ये प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ना है। प्रीलिम्स का है सिर्फ ये किसने बता दिया आपको। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पार्ट ये सब आपको मेंस में इसका आंसर राइटिंग करना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट ये सब आपका मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड पार्ट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये सब तो मेंस का प्योर टॉपिक है। ओके मुझे पता था माहिना, यू विल आस्क मी सर विल यू डिस्कस बजट। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही होता है जब ये चीज शुरू होता है ना फेब के आसपास, तो सर बजट डिस्कस कर दीजिए। अभी कितने लोगों को बजट समझ आएगा, अभी तो आप पढ़िए ना, आपको जब पेपर देना होगा तब तक सब कुछ आपका डिस्कस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे 3 पार्ट में यहाँ पे मैंने डिवाइड करके अभी आपको समझाया। यहाँ देखिए कि हमें कैसे इकोनॉमिक्स को कवर करना है, कॉन्टेम्पोररी इशू क्या था, ये तो मैंने लिखा था कहीं पे, हाँ यार स्लाइड डिलीट हो गया क्या। यस, अच्छा वो स्लाइड डिलीट हो गया। ओके कोई नहीं। तो जो हम इकोनॉमिक्स यहाँ पे कवर करेंगे, तो हम सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे ना। पहले हम यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, सर शुड वी मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ लेक्चर और योर नोट्स विल बी इनफ। देखिए अब्दुल रौफ, जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तो सब कोई पेन कॉपी के साथ क्लास को लेने बैठेंगे, बिना पेन कॉपी का क्लास लेने कोई नहीं बैठेगा। मैं चाहे आपको इतना नोट्स ला के दे दूं कि उस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आपने खुद से पेन कॉपी से उस चीज को समझा नहीं, लिखा नहीं, तो आप उस क्वेश्चंस को सही आंसर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे।
हाँ बिल्कुल, रियलमी मैं इसीलिए मैंने बोला कि अभी मैं वो चीज नहीं कवर कराने जा रहा हूँ कि मैं अभी बजट पढ़ा दूं। मैं बजट अभी क्यों पढ़ा दूं? कितने बच्चों को समझ आएगा? अभी मैं जीडीपी बोलूंगा तो कितने बच्चों को समझ आएगा कि सर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी तो कुछ समझ भी जाएंगे, एनएनपी और जीएनपी कौन समझ पाएगा? सब्सिडीज के बारे में किसको पता है? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में किसको पता है? डायरेक्ट टैक्स के बारे में किसको पता है? तो आपको जब ये चीज नहीं पता है तो मैं बजट कैसे पढ़ा दूंगा? मैंने अभी आपको बोला कि आपका बिल्कुल इंट्रोडक्शन से आपका क्लास स्टार्ट होगा। तो सो पेशेंस, पेशेंस शो करिए, ठीक है? ये एग्जाम निकालने का पहला जो मूल मंत्र होता है यही होता है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। एक दिन में आप सोचिए कि हम सब कुछ पढ़ ले तो एक दिन में सब कोई आईएएस ऑफिसर बन जाता, एक दिन में सब कोई कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्लियर कर लेता, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं होता है। इट्स अ जर्नी, और इस जर्नी को जितना डेडिकेशन के साथ आज आप क्लास में आए हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आज आप लेक्चर को सुन रहे हैं, इसी डेडिकेशन को आपको लास्ट डे तक मेंटेन करना है। उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। आपने कभी सोचा है कि यहाँ पे जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं सिर्फ 200, 250 या 1000 बच्चे सिविल सर्विसेज में क्यों सिलेक्ट होते हैं? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? कितने बच्चों के बीच में रियल कंपटीशन होता है? तो रियल कंपटीशन सिर्फ 40-50,000 बच्चों के बीच में होता है, सिर्फ 40 से 50,000 बच्चों के बीच में सिविल सर्विसेज में। और स्टेट पीसीएस के केस में सिर्फ 10,000 बच्चों के अंदर रियल कंपटीशन होता है, उनसे भी कम। क्योंकि मिनिमम कितने ऐसे बच्चे, आज आप 70 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में, कंसिस्टेंसी, यस। अरे हाँ भट्ट साबिना, आप परेशान मत होइए, मैंने एक बार बोल दिया आई विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, चाहे मुझे यहाँ पे कोई किसी तरीके से बोले कि सर आप हमको ये टॉपिक पहले करा दो, वो टॉपिक करा दो, मैं कुछ नहीं कराने जा रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मेरे नजर में हर वो स्टूडेंट है जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है। हम जीरो से हीरो तक बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो आप इकोनॉमिक्स में हीरो भी बन जाइएगा, अभी आप जीरो है ना, सो डोंट वरी। मैं कंसिस्टेंसी पे आप लोगों से बात कर रहा था। तो कंसिस्टेंसी इसी तरीके से मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जो मेजर डिफरेंस होता है ना टॉपर में, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में और नॉन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में, उनके बीच में यही डिफरेंस होता है कि वो 2-4 दिन तो बहुत जोश में रहते हैं, 2-4 दिन वो सब कुछ करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, जितने भी तरीके का मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो सब कुछ नोट कर रहे होंगे। उसके बाद क्या आता है? आलस शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? चीजों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, कि आज नहीं, अरे कोई नहीं, लेक्चर बाद में हम सुन लेंगे, हम रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, रिकॉर्डेड सेशन आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, इस महीने नहीं, नेक्स्ट मंथ, पहले मंडे से स्टार्ट करेंगे। जब वो मंडे से स्टार्ट नहीं होता है तो बोलते हैं कि फ्रेश स्टार्ट हम नेक्स्ट मंथ से करेंगे। और जब नेक्स्ट मंथ से भी फ्रेश स्टार्ट नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी से करेंगे। और इस तरीके से वो चीजों को टालते रहते हैं और ईयर बाय ईयर पास होता चला जाता है, और उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हर साल और भी बढ़ रहा होता है। उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है। तो जितने बच्चे फ्रेशर होते हैं ना, जो तुरंत आए होते हैं 6-7 महीने में, जो बच्चे क्लियर करते हैं, इनका मैक्सिमम यहाँ पे ऐसे बच्चे होते हैं जो 6 to 7 मंथ्स के प्रिपरेशन में क्लियर कर लेते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको सिलेबस, यही सिलेबस है, सेम यही सिलेबस है, अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिलेबस। यही सिलेबस है, पूरे इकोनॉमिक्स को इसी पार्ट में डिवाइड किया गया है। यस, ये होल सिलेबस है। ओके, चलिए। तो पहला चीज, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले पेन कॉपी अपने साथ रखना है, बिना पेन कॉपी का कोई क्लास नहीं करेगा। यार एक बात बताऊं तो सिर्फ, मैं इकोनॉमिक्स पिछले 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बोल रहे हो होल सिलेबस, जब मैंने बता दिया है कि यही सिलेबस है। आपको लग रहा होगा सर ये 8 टॉपिक में कैसे खत्म हो गया? अभी आप आगे चलने तो दीजिए चीजों को। जब आप चीजों को कॉन्साइज करेंगे ना, तब आप समझ पाएंगे। अब मैं यहाँ पे आके अगर लिखने लगूं कि सिलेबस लिखिए, पहला जीडीपी पढ़ना है, दूसरा मैं आपको यहाँ पे लिखूं, दूसरा लिखिए नॉमिनल जीडीपी पढ़ना है, तीसरा लिखिए रियल जीडीपी पढ़ना है, लाइक दिस यू वांट टू मेंशन इट हेयर? हाँ, ये सब बच्चे क्लास में होता है। ये सब जब बच्चे होते हैं, बेस ईयर पढ़ना है, तो ये सब मैं यहाँ पे मेंशन करूं? हो ना?
आपको समझना है चीजों को। मैंने एक बार बता दिया कि इस फॉर्म में आपको पढ़ना है। जैसे मैंने बोल दिया कि सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा और इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो टॉपिक चलेगा वो मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी मनी, बैंकिंग, फाइनेंस जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि सर इतना छोटा छोटा टॉपिक हो गया कि इसमें तो 40-45 टॉपिक आपने यहीं पे कवर कर दिया। 40 to 45 टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। इतना बड़ा सिलेबस है, देख के छोटा लग रहा है। अगर मैं फर्स्ट डे आपको इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस एक प्रिंट में आपको इस तरीके से बता दूं कि देखिए ऐसे से पढ़ना है, तो आप भी भाग जाएंगे, कहेंगे सर ये सिलेबस कैसे खत्म होगा। तो मेरा काम है आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना, आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करना कि आप कर सकते हैं। और जिसके अंदर वो बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है ना, वही बच्चे करते हैं। वरना एग्जाम जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे ना तो दिमाग में एक चीज बैठा रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और मैंने भी क्या बोला कि जो फ्रेशर आते हैं ना, जो 6-7 मंथ्स में प्रिपरेशन करके चले जाते हैं और एग्जाम क्लियर करके चले जाते हैं, वो ये सोचने का उनको टाइम ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा। उन्हें पता है कि जो टीचर बता रहा है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहे हैं, जो हम खुद से पढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए सफिशियंट है, ये एनफ है। और वो दूसरी जगह दिमाग नहीं लगाते हैं, वो अपना फोकस यहाँ पे लगा रहे रहते हैं होते हैं और उनका क्लियर हो जाता है। मैं 3 बार बोल दिया हूँ, 3 बार आप लिख रहे हैं सर होल सिलेबस, होल सिलेबस। ओके, फाइन। यस बिल्कुल। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इकोनॉमिक को समझना, इकोनॉमिक्स होता क्या है इसको समझना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है कि सर आज जो पहला क्लास है, इकोनॉमिक्स का जो क्लास है, हम लोग यहाँ पे आए हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। ओके, हम इकोनॉमिक्स पढ़े क्यों? तो सबसे पहला चीज ये आएगा ना कि इकोनॉमी जो है जिसको हम स्टडी करते हैं, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्यों क्यों पढ़े हम? क्योंकि एग्जाम में आता है। यस, एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? एग्जाम में ये क्यों नहीं पूछ लेता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में कि घर कैसे बनाया जाता है, बर्गर में कितना स्लाइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब क्यों नहीं पूछा जाता है? ये क्यों पूछा जाता है? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एंड इट इज रेलेवेंट। तो जिस चीज का रेलेवेंसी होगा उस चीज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और आप एज एन ऑफिसर आपको उन सब चीजों का रेलेवेंसी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यही समझिए कि इकोनॉमी होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी। अभी मैंने आपको बताया किसका स्टडी, तो जो प्रैक्टिकल चीज हो रहा होता है। तो स्टडी ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी। किसका स्टडी? स्टडी ऑफ व्हाट? तो स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज। जो हमारा सोसाइटी है वो जो स्कार्सिटी है रिसोर्सेज का, उसको कैसे यूज करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर रिसोर्सेज का स्कार्सिटी क्यों है? तो चलिए पहले यही चीज समझिए कि रिसोर्सेज का स्कार्सिटी क्यों है। देखिए रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। सबसे पहला चीज मैंने बोला ना, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स में, पूरे इकोनॉमिक्स में आप हर जगह देखेंगे चीजें आपको लिखा हुआ मिलेगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? किसी को पता है रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब हर वो चीज जिस चीज का यूटिलिटी हमारे लिए है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। हर वो चीज, इस दुनिया का कोई भी चीज अगर उसका यूटिलिटी ह्यूमन लाइफ के लिए है तो दैट इज रिसोर्सेज। अगर उसका यूटिलिटी ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है तो दैट इज नॉट रिसोर्सेज। हर वो चीज, आप कोई भी चीज देख लीजिए। अगर मैं सिर्फ आपका बात करूं, ठीक है, अब एक बेगर है, सपोज करिए एक बेगर है, ठीक है। यहाँ पे बेगर के लिए एक तरफ क्या है, कुछ क्लोथ्स रखे हुए हैं और एक तरफ पेन है, ठीक है। इस बेगर के लिए किस चीज का यूटिलिटी होगा? इस क्लोथ्स का यूटिलिटी होगा या इस पेन का यूटिलिटी होगा? इस बेगर के लिए इस क्लोथ्स का यूटिलिटी होगा या पेन का यूटिलिटी होगा? ओके, यस, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो फिर मैं उस समय आप लोग ऐसे करिए, आप लोग डायरेक्ट इस पे करिए ना।
डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है ना कि जैसे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने देख लिया कि सब बच्चे क्लोज 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 कह रहे हैं, तो वो भी क्लोज बता देंगे। तो आप लोग अपना वो मैसेज का जो यहाँ पे सेटिंग है ना उसको चेंज कर लीजिए, और आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर इनको डायरेक्ट मैसेज करने के लिए करिए, तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करिए, ठीक है? चलिए, तो ये बेगर है। अब इस बेगर के लिए यूटिलिटी क्या है? क्लोथ्स का। तो ये क्लोथ्स इस बेगर के लिए रिसोर्सेस हो जाएगा, लेकिन ये पेन इस बेगर के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए पेन रिसोर्सेस हो जाएगा। तो रिसोर्सेस क्या होता है, मैंने क्या बताया, अगर मतलब माइनर लेवल पे देखेंगे तो हर इंसान के लाइफ में भी अपना अपना रिसोर्स होता है, ठीक है? और अगर सोसाइटी के लेवल पे देखेंगे तो सोसाइटी को तो हर इंसान को एक साथ देखना है। देखिए, घर में क्या होता है, जैसे आप हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, बहुत सारे हैं, तो सबका अपना अपना बेसिक नीड्स होता है, सबका अपना अपना बेसिक नीड्स होता है, ठीक है? अब आपका कुछ बेसिक नीड्स होगा या आपके लिए जो यूटिलिटी होगा वो आपके छोटे भाई या बहन के लिए नहीं होगा, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें तो पूरे बच्चों को देखना है ना एक साथ। तो उनका जो रिसोर्सेस का जो डेफिनेशन होगा वो आपके डेफिनेशन से भिन्न होगा और ज्यादा वाइडर होगा ना। जैसे आपके लिए क्या होगा कि यस, क्लोथ्स आपके लिए यूटिलिटी है, आपके लिए पेन यूटिलिटी है, आपके लिए, आप बच्चे हैं, आपको क्या मतलब घर है नहीं है, आपको पेरेंट्स आपको घर में रखे वो चाहे रेंट का घर हो चाहे कैसा घर हो, लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए वो रिक्वायर्ड है, वो रिसोर्सेस है, ठीक है? तो पेरेंट्स का जो यूटिलिटी होगा, जो रिसोर्सेस होगा, उसका डेफिनेशन और वाइडर होगा। तो अब आप ये सोच के चलिए कि अगर पूरे फैमिली एक साथ 10-12 फैमिली बनता है या 100 फैमिली बनता है तो एक छोटा सा सोसाइटी बनता है। उस सोसाइटी, उस मोहल्ला का भी एक रिसोर्सेस होता है। उसके बाद क्या होगा, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट होता है, और स्टेट के बाद ये पूरा कंट्री होता है, और इस कंट्री के बाद होल वर्ल्ड होता है। तो आप सोच के देखिए कि फिर पूरे वर्ल्ड के लिए रिसोर्सेस का क्या डेफिनेशन होगा और कितना हाई डेफिनेशन होगा इस रिसोर्सेस का। इसीलिए इस रिसोर्सेस को कितने प्यारे से टर्म में डिफाइन किया गया है कि एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी इज नोन एज रिसोर्सेस। anything which has utility is known as resources। और अगर आपको बीच में समझ नहीं आएगा ना, तो जब मैं एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाए तब उस समय आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रह जाए। स्टिल अगर आपको लगता है कि सर वहां पे समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, आपके अंदर बहुत सारा चीजें माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या हमारा चीज क्लियर होगा, सर अगर आप फास्ट पढ़ा दिए तो सर आप कैसे, क्या क्वेश्चंस कराएंगे, किस तरीके से कराएंगे। इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और मैंने ये बताया कि जो भी वर्ड मैं यूज करूंगा, जो भी इकोनॉमिक रिलेटेड वर्ड होगा, उन सब वर्ड का एक्सप्लेनेशन पहले दूंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे। अभी मैंने जैसे ही बताया कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी, अभी देखिए यहाँ पे नोट्स में, आपके नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस लिखा है ना, मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, अभी मैं इस स्कार्स वर्ड को भी यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सो डोंट वरी, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। अब क्यों, तो चलिए देखते हैं स्कार्स क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, ये रिसोर्सेस तो आप समझ गए, ये रिसोर्सेस है। अब जैसे लैंड, क्या लैंड रिसोर्सेस है? लैंड रिसोर्सेस है ना? यस, लैंड का यूटिलिटी है। वाटर, ये सब आपका रिसोर्सेस है ना, जिसका भी यूटिलिटी है वो सब आपका रिसोर्सेस है। पेट्रोलियम रिसोर्सेस है। अब होता क्या है कि एक तरफ इस रिसोर्सेस को यूज कौन करता है, तो हम और आप करते हैं। हम और आप कौन है? ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है। हम ही लोग तो रिसोर्सेस का यूज करते हैं। यस, लैंड वाटर एयर पेट्रोल सब चीज ह्यूमन बीइंग है, हम और आप इन सब चीजों का यूज करते हैं, ठीक है? तो हमारा और आपका, हर ह्यूमन बीइंग का एक टेंडेंसी होता है। वो टेंडेंसी क्या होता है कि दे आर नेवर सेटिस्फाइड। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है।
अगर आप एक चीज से सेटिस्फाइड हैं तो आपको दूसरा चीज चाहिए, दूसरी चीज से सेटिस्फाइड है आपको तीसरा चीज चाहिए, बट सेटिस्फैक्शन लेवल इंसान का टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ हिज लाइफ तब तक उनका सेटिस्फैक्शन लेवल रहता है। आप देखते हैं 70 ईयर्स के एज में भी, 65 ईयर्स के एज में KFC वाला KFC डेवलप किया है कि नहीं किया? किया ना? तो उनका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रुक गया था? नहीं रुका था। उनका सेटिस्फैक्शन लेवल उस समय भी चल रहा था, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल ग्रो था, प्रोग्रेसिव था। तो हर इंसान का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। ह्यूमन बीइंग का जो डिजायर होता है, ह्यूमन बीइंग का जो वांट्स होता है, वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? ये बताइए। आपका डिजायर लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? आज आपको अगर ऑप्शन मिले तो आप कहेंगे सर मेरे पास BMW, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयस और ना जाने आप कितनी कार का नाम गिनाने लगे। उसके बाद आप बोलेंगे सर मेरे पास इस ब्रांड का ये सारी चीज होनी चाहिए। उसके बाद आप बोलेंगे सर मेरे पास ये सारा फार्म हाउस होने चाहिए। तो ये सब ये सब क्या है? ये सब अनलिमिटेड। आपका जो डिजायर है वो उसका कोई लिमिट है? ये बताइए। नहीं है ना? अनलिमिटेड है डिजायर। और अनलिमिटेड डिजायर है। अगर एक एक ह्यूमन बीइंग सोचे कि मेरे पास इतना इतना फार्म हाउस होना चाहिए, तो फार्म हाउस कहाँ पे आएगा? लैंड पे ही आएगा ना। हवा में तो फार्म हाउस नहीं बन जाता है ना। क्या ये लैंड लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? ये लैंड लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। यस, लिमिटेड है। आपका डिजायर अनलिमिटेड है और चीजें लिमिटेड है। तो इस चीज को मैनेज कैसे किया जाए? तो इस चीज को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना देते हैं बीच में। एक सिस्टम बना देते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो चाहिएगा मिल जाएगा। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास कॉम्पीटिंग यूजेज होता है। कॉम्पीट करिए और कॉम्पीट करने के बाद उस चीज को जीतिए। आप कॉम्पीट करिए, एग्जाम क्लियर करिए, आपको बंगला गाड़ी सब मिलेगा। आप नहीं एग्जाम क्लियर करिएगा, आपको नहीं मिलेगा। आप उतना अर्निंग अपना डेवलप करिए, आप जो फार्म हाउस खरीदना चाहें वो खरीदिए। अभी देखिए कि उसके बाद भी क्या होता है, चीजें बढ़ते चली जाती है। आप जितना अर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि अंबानी आज चाहे तो इस देश को ही खरीद सकता है, ऐसा नहीं है। सब चीज का एक कॉम्पीटिंग यूज होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है कि हम लोग का जो डिजायर है वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड और लिमिटेड के बीच में एक गेट है, एक बैरियर है। एक तरफ अनलिमिटेड थिंग्स है, मतलब अनलिमिटेड डिजायर है, और एक तरफ लिमिटेड क्वांटिटी है। लिमिटेड क्वांटिटी है। अगर आपको छोड़ दिया जाए कि जाओ जितना क्वांटिटी आपको लेना है ले लो, तो ये तब होता है ना जब यहाँ भी क्वांटिटी भी अनलिमिटेड होता है। जितना लेना है ले लो। कभी कभी घर में होता है ना कि अचानक से कुछ बहुत सारा सामान आ जाता है, आप 2-3 लोग हैं खाने वाले, अचानक से आ जाता है तो कोई मत नहीं, जितना लेना है ले लो। कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो क्या बोला जाता है, स्वीट्स 2 पीस पर पर्सन, उससे ज्यादा नहीं। कहीं पे आप देखते हैं ना लिमिटेड होता है, कहीं पे अनलिमिटेड होता है। तो ये सब क्या होता है, इस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम किसी घर का एग्जाम्पल तो ले नहीं रहे होते हैं। हम तो इंडिया एज अ होल या वर्ल्ड एज अ होल पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम इंडिया का बात कर रहे हैं, या जब हम इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस सेंस में भी समझ सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे भी लोग इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ता है क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो हर लेवल पे है, हर कंट्री में है, और ह्यूमन बीइंग का डिजायर हर कंट्री में अनलिमिटेड है, और उनका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए? इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? तो इसी मैनेजमेंट के लिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे होता है कॉम्पीटिंग यूज, कॉम्पीट करना होता है ना। कितने लोग चाह रहे हैं कि हम KS क्लियर कर ले? कितने लोग चाह रहे हैं कि हम सिविल सर्विसेज क्लियर कर ले? एटलीस्ट 2-3 लाख तो चाहते हैं। और सीट्स कितना है? लिमिटेड है। 200-300 सीट्स है। 200-300 सीट्स है। अगर अनलिमिटेड सीट्स रहता तो क्या जरूरी पढ़ने का, जो चाहे सबको मिल जाता, चलो बैठ जाओ, एकदम आप IAS ऑफिसर KS ऑफिसर बन चुके हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये चीज लिमिटेड क्वांटिटी में है, ये अनलिमिटेड डिजायर है। तो बीच में जो यूजेज है इसी को हम बोलते हैं कॉम्पीटिंग यूजेज। कॉम्पीटिंग यूजेज, इसको यूज करने के लिए आपको कॉम्पीट करना होगा, ठीक है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बताइए, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर यहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम फंस गया
तो फिर आगे आपको क्लियर करने में चीजों को समझने, क्योंकि आगे मैं बार बार इस चीज को नहीं बता रहूंगा ना कि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड डिजायर क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी क्या है, कॉम्पीटिंग यूजेज क्या है। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन जब कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्लो लेवल पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन एक बार चीजें जब हो गई तो यू हैव टू मैनेज। फिर जो डाउट होगा वो डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन अगर बाद में इसको बोलिएगा कि 1 महीने बाद कि सर हम भूल गए दोबारा से पढ़ा दीजिए, तो सिलेबस आगे बढ़ता है, पीछे नहीं घटता है। रिपीट कॉम्पीटिंग यूजेज। ओके, देखिए अभी मैंने बोला कि 2 से 3 लाख बच्चे हैं और 200 से 300 सीट है, तो हर बच्चा का डिजायर है ना कि हमें केएएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन बनने के लिए क्या करना है, आपको एक दूसरे से कंपटीशन करना है ना। तो उस सीट को यूज करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर रिसोर्सेस है तो इस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कंपटीशन फेस करना है। तो ये हर फील्ड में होता है कंपटीशन, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पीटिंग यूजेज। समझ आया? ये हर फील्ड में ये कंपटीशन होता है। आप किसी भी जगह देख लीजिए, आप सोचेंगे कि सर ठीक है यहाँ पे तो कंपटीशन दिख गया। सपोज करिए मुझे यहाँ पे लैंड खरीदना है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लॉट है, ये प्लॉट 1 करोड़ का है, आपको ये प्लॉट खरीदना है। तो इस प्लॉट को खरीदने वाले भी 10 लोग होंगे, 10 पीपल होंगे। 10 लोगों का इस प्लॉट पे नजर होगा कि ये भी चाहेंगे कि हम खरीद लें, दूसरे भी चाहेंगे कि हम खरीदें, तीसरे भी चाहेंगे। तो जिनके पास ये कॉम्पीट करके 1 करोड़ रुपीज वो निकाल पाएंगे वही तो खरीद पाएंगे। सपोज करिए किसी के पास 90 लाख ही है, किसी के पास 1 करोड़ हो गया, तो 90 लाख कहाँ से आया? तो ये कहीं ना कहीं तो कंपटीशन फेस किए होंगे, कहीं बिजनेस में कर रहे होंगे, कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ ना कुछ तो ये कर रहे होंगे ना। तो वहीं से इनके पास पैसा आया और ये खरीदे। तो हर चीज के लिए आपको कॉम्पीट करना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्पीटिंग यूजेज। ठीक है, आगे अभी आपको ये वर्ड भी देखने को मिलेगा, कॉम्पीटिंग यूजेज। तो आप समझ आ गया कि कॉम्पीटिंग यूजेज का क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है, स्कार्स रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है। ओके फाइन। चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज। सोसाइटी को क्या प्रोड्यूस करना है, उस रिसोर्सेज का यूज करके उसको वैल्यूएबल कमोडिटी में प्रोड्यूस करना है। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे आयरन है, ठीक है, आयरन है, तो सिर्फ आयरन यहाँ पे मार्केट में मिल रहा है, सिर्फ आयरन मिल रहा है। तो ये आयरन का कुछ यूटिलिटी है? तो आप बोलेंगे हाँ। अगर सिर्फ ये रॉ आयरन आप घर में लेके आएंगे तो इसका क्या यूटिलिटी है? कुछ नहीं। आप बोलेंगे कि इस आयरन से हम बहुत सारा चीज बना सकते हैं, लोहे का चीज बनता है, जैसे लोहे का, आपका स्टील का, इन सब चीजों से आप घर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आयरन का वैल्यूएबल कमोडिटी में हम जब जो हमारा रिसोर्स है, उस रिसोर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रिसोर्स तो हमारी यूटिलिटी था, कि किसी भी चीज का यूटिलिटी है तो हाँ है। जैसे इस पेन का यूटिलिटी है। पेन से आप क्या करते हैं? तो आप पेन से पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, उस लिखने के बाद आप क्या करते हैं, आप एग्जाम को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस रिसोर्स को एक वैल्यूएबल कमोडिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। इस पेन से आप अपना पेपर क्लियर कर रहे हैं, उस आयरन से आप आयरन का टूल्स बना रहे हैं। आप मार्केट से वीट लेके आए, तो वीट से आप उसको फ्लोर में कन्वर्ट किए, उसके बाद घर में रोटी बनाए। तो उन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का वैल्यूएबल कमोडिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सोसाइटी भी इसी तरीके से जो स्कार्स रिसोर्सेस है उसको वैल्यूएबल कमोडिटी में तो प्रोड्यूस कर दिया। जैसे आयरन से क्या किया गवर्नमेंट ने, या जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने क्या किया, कार मैन्युफैक्चर कर दिया। अब यहाँ पे 1000 कार आ गए, और खरीदने वाले कितने? तो अब तो गवर्नमेंट देखता है, या जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो देखती है कि इसका कितना डिमांड है, किस तरीके से लोग इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब चीजें बहुत लिमिटेड रहती है ना, जैसे अगर आप देखेंगे इस तरीके से कि मान लीजिए कि 10 ही चीज है मार्केट में, और अभी इसका सप्लाई बंद है और लोग का डिमांड ज्यादा है, तो इस 10 चीज का दाम अगर सपोज करिए कि 50 रुपया है एक चीज, मतलब ये 10 आइटम टोटल 500 का, अगर एक 50 रुपीज का मिल रहा है, और अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या किसी को पता चल जाए कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और अभी सप्लाई बंद है, तो ये क्या करते हैं, इसका दाम बढ़ा देंगे तुरंत में।
ये 50 to 70 कर देंगे। तो जो पहले 50 पे खरीदने के लिए रेडी हुए थे, अब वो तो छट जाएंगे उतने लोग, अब 70 बढ़ेगा। तो यहाँ पे हर जगह हर चीज का कॉम्पिटिंग यूज होता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम इकोनॉमी को या इकोनॉमिक्स को जो पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसी प्रैक्टिकल अप्रोच को जो हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी जहां पे लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको वैल्यूएबल कमोडिटी में प्रोड्यूस करना। पहले तो हम उस रिसोर्सेस को वैल्यूएबल कमोडिटी में प्रोड्यूस कर दिए, अब वो जब मेरा फाइनल गुड्स बन के तैयार हो गया तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे देश के लोग में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट पीपल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसी कारण से तो हम पढ़ते हैं इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इसी चीज पे बेस्ड है कि हम कैसे उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन थिंग्स, क्योंकि वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले क्या होगा, उस चीज को कॉम्पीट करके आपको जीतना होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये जो आपका जो पार्ट है ये आपको प्री में नहीं पूछा जाएगा। अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा ना तो इस पे आपसे क्वेश्चन मेंस में बनेगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला चीज है, इसको आपको अपने आंसर राइटिंग में इम्पोज करना है। अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने को आ जाए इस तरीके से, अभी मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस भी है, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैव एग्जामिन्ड इकोनॉमिक फोर्सेस बिहाइंड एवरीडे सोशल इश्यूज। कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने बोला है कि इकोनॉमिक फोर्स उसके पीछे लग रहा है, तो उस चीज को आपको डिस्कस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हो रहा है। तो ये जो आपका जो पार्ट है ना, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस कहाँ पे आपको दिखता है, तो सबसे पहला चीज कि हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, उसको करने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन आप बोलेंगे कि सर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का क्या मतलब है। जैसे आप देखेंगे बहुत जगह पे क्या होता है, मार्केट में लोन सिस्टम होता है, लोन सिस्टम। ठीक है, आप बैंक से लोन लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, मार्केट से आप लोन लेते हैं ना, बैंक से लोन लेते हैं, आपको कुछ घर बनाना है, कुछ करना है, लोन लेते हैं आप। तो जब आप बैंक से लोन लेने जा रहे होते हैं तो वहां पे लोन एक ही रेट पे क्यों नहीं मिलता है, हमेशा फ्लक्चुएट क्यों होता है, कभी 7% हो गया, कभी 8% हो गया, कभी 9% हो गया, कभी 6% हो गया, इतना फ्लक्चुएशन क्यों है। एक बार वो गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि 6% है और चलता रहे, 6% पे ही चलता रहे। क्या दिक्कत है कि 6 से 7 कर दे, 7 से 8 कर दे, 8 से 9 कर दे, 9 से 5 कर दिया, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया, क्यों करता है। क्योंकि अगेन क्या है कि जो रिसोर्सेस है, जो मनी है, वो भी लिमिटेड है, जिस चीज के लिए आप ले रहे हैं वो भी लिमिटेड है। अगर हर कोई लेने लगे कि हमें इतना इतना पैसा दे दो, तो उतना सप्लाई भी तो होना चाहिए ना, तब तो आप दे दो। तो फिर गवर्नमेंट देखता है ना उस समय, यस कंट्रोल इन्फ्लेशन, वंडरफुल। अभी मैं इसलिए वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ इन्फ्लेशन एंड ऑल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा। निखिल आप पढ़े होंगे, आपको समझ आ रहा होगा इन्फ्लेशन। तो इसमें होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारा फैक्टर्स हो रहा होता है। कभी क्या होता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम मार्केट से पैसा को निकाले, बाहर करें। कभी मार्केट में पैसा कम है तो गवर्नमेंट चाहती है कि मार्केट में हम पैसा को इंजेक्ट करें। तो ये डिफरेंट तरीके से चीजें यहाँ पे हमारा इंडियन सिस्टम में, इंडियन सोसाइटी में चीजें गवर्न होती है। तो इन्हीं सब चीजों के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। ये मैं आपको फिर एक टॉपिक बता रहा हूँ कि कैसे क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, गिव्स फॉरकास्ट फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए एक फॉरकास्ट मिलता है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया इज सुन गोइंग टू बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, फॉरकास्ट हो गया। उन्होंने क्या बोला, फॉरकास्ट कर दिया कि इंडिया बहुत जल्द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बनने जा रहा है। तो क्या उन्होंने अपने मन में रात को सपना आया और सुबह उठे और वो बोल दिए और वो हेडलाइन में चलने लगा, न्यूज वाले उस चीज को दिखाने लगे, ऐसा हुआ होगा क्या कि रात में सपना में कोई आके उनको बता दिया होगा कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो फिर कैसे उन्हें पता चला, तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रेजेंट डे इकोनॉमी है
उसका पूरे अच्छे से उन्होंने स्टडी किया होगा। उस स्टडी के बेसिस पे जितने भी डेटा गिवन होगा, उस डेटा को वो पिछले 10 साल या 15 साल से कंपेयर किए होंगे। आगे का जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको इस डेटा के बेस पे उन्होंने देखा हुआ है कि हमने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है, हमने कितना पार्ट रोड बनाने में खर्च किया है, कितना पार्ट हमने ब्रिजेज बनाने में खर्च किया है, या फिर कितना पार्ट हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किया। तो उन सब चीज को देख के वो एक कंक्लूजन तक पहुंचे होंगे ना, और उसके बाद उन्होंने इस चीज का बताया। जैसे आप देखते हैं ना कि फॉरकास्ट किया जाता है कि इस बार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ये इतने % से बढ़ेगा या इतने % से घटेगा या स्टेबल रहेगा। तो ये सब कैसे बताया जाता है? तो इसी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के बाद, इसी डेटा को एनालिसिस करने के बाद, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये चीजों को समझिए। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर कौन होते हैं? हु आर कंज्यूमर? पूरे सोसाइटी को दो पार्ट में अगर डिवाइड करने बोला जाए ना, तो दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है? जो सर्टेन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका एक सपोज करिए कि आपका एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर हम हमेशा प्रोड्यूसर के फॉर्म में आएंगे क्योंकि हम कार को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप प्रोड्यूसर तो हो गए, लेकिन क्या आप मार्केट से क्लोथ्स नहीं परचेज करते हैं? क्या आप मार्केट से खाना नहीं परचेज करते हैं? क्या आप घर में नहीं रह रहे हैं? आप हर चीज कंज्यूम तो कर रहे हैं ना। तो सेम टाइम जो प्रोड्यूसर होगा ना वो कंज्यूमर भी हो सकता है। आप प्रोड्यूसर किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए होते हैं। तो जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का बात होता है तो उसको इस तरीके से नहीं समझते हैं। यस, वन हु प्रोड्यूस थिंग, जो थिंग्स प्रोड्यूस करता है उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, या जो सेल करता है, और जो परचेज करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो हम लोग सब कोई कंज्यूमर है। यू, मी, इवन अंबानी जिनका बहुत सारा प्रोडक्शन यूनिट चल रहा है, तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है? वो भी कंज्यूमर है। क्यों? वो भी तो मार्केट से बहुत सारा चीज खरीदते हैं। वो सब कुछ अपना प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर का बात करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कि जो चीजों को परचेज करते हैं वो सब हमारे कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए प्रोड्यूसर जो है वो आज आए, और आज कोई प्रोड्यूसर, कोई मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ऐसा मोबाइल लेके आए कि सिर्फ कीपैड हो, और जो पुराने टाइम पे ना जो बस वो 9-10 बटन होते थे, और इसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, कुछ भी ना हो, नथिंग एल्स, सिर्फ आप इससे फोन कॉल कर सकते हैं। क्या आज के टाइम पे इस चीज का डिमांड होगा क्या? आज के टाइम पे इस चीज का लोग डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है। हमें बहुत सारे चीज फोन से ही मेरा काम चल जाता है। बहुत कुछ अभी आप घर बैठे क्लास ले पा रहे हैं, बहुत लोग अभी फोन से क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, तो एक टाइम पे यही प्रोड्यूसर, जब हम 2000 के आसपास का बात करें, तो यही प्रोड्यूसर भर भर के इस तरीके का कीपैड वाला फोन बनाया करते थे जिसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता था। आज ऐसा क्या हो गया कि ये प्रोड्यूसर ये फोन बनाना बंद कर दिए। आज अब नया नया एंड्रॉयड, एप्पल, ये सब का फोन आ रहा है। कहां से आ रहा है? क्यों आ रहा है? आ तो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर अचानक से इसको बंद क्यों कर दिए बनाना? क्योंकि कंज्यूमर इस चीज का डिमांड बंद कर दिया। जब तक कंज्यूमर इस चीज का डिमांड कर रहा होता है ना, ये प्रोड्यूसर कभी इस चीज को बंद नहीं करते। प्रोड्यूसर सिर्फ यही देखते हैं कि कंज्यूमर किस चीज का डिमांड कर रहे हैं। कल को अगर सबको एक साथ, आज आप देख रहे हैं कि नए नए जो ये हमारा स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, वो क्या है कि लोग जो नए नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है, कंज्यूमर का क्या डिमांड है। आज आप देखिए ये जो भी फूड डिलीवरी वाला चीज हो गया है, या फिर 10 मिनट में जो ग्रोसरी डिलीवर करने वाला जो स्टार्टअप्स है, ये सब क्यों इतना राइज कर गया? क्योंकि कंज्यूमर ने देखा कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग रह रहे हैं
वो लोग सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो चलो उनका क्या डिमांड हो सकता है, तो उनका डिमांड ये हो सकता है कि अब कोई इतने बिजी पर्सनालिटी को बोले कि आप 1 घंटा जाइए मार्केट में ग्रोसरी खरीद के लाइए डेली बेसिस पे, तो इज इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन? नहीं पॉसिबल है। तो कंज्यूमर का डिमांड क्या था कि नहीं, मुझे कोई डिलीवरी सिस्टम ऐसा कुछ मिल जाए जो मेरे आसानी से घर पे डिलीवर कर जाए। तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस चीज को प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि चलो ऐसा कोई हम ऐप डेवलप कर देते हैं कि उनको हम घर पे चीजें पहुंचाएंगे। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करके प्रोड्यूसर मार्केट, हमारा जो इकोनॉमी होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे सोसाइटी में हो रहा होता है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे, कल को कंज्यूमर के पास और भी टाइम का कमी होगा तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर उस चीज का आइडियाज लेके आ जाएंगे। तभी तो बोला जाता है कि स्टार्टअप एंड ऑल स्टार्ट करने के लिए। तो स्टार्टअप एंड ऑल कौन स्टार्ट करता है? जो इस चीज को अच्छे से पूरे मार्केट को रीड करता है, जो समझता है, जो उस चीज का स्टडी करता है। अब कल को आप आके बोलेंगे कि सर हमें स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक से उठ के आप नहीं कर सकते ना। आप जाइए मार्केट को स्टडी करिए, आप डिफरेंट इकोनॉमिक का बुक पढ़िए, आप पूरे 1 साल का डेटा पढ़िए, 2 साल का डेटा पढ़िए, आप देखिए कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से देखते हैं। बहुत जगह पे सर्वे होता है, आप जाके सर्वे कंडक्ट करिए, घर घर जाके पूछिए लोगों से, उसके बाद उनके माइंड को रीड करिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करिए, और तब आप उस चीज का प्रोडक्शन कर दीजिए मार्केट में, वो धड़ाधड़ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि कंज्यूमर बिहेवियर का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, फॉरकास्ट फॉर द इकोनॉमी कैसे होता है। ओके, क्या मेरा एक्सप्लेनेशन फास्ट है या ठीक है? स्लो तो अभी आप लोग इस लेवल पे नहीं है कि आप लोग बोले कि सर स्लो है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, हो सकता है किसी को स्लो भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिन्हें किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, तो उनको लेके भी चलना होगा ना मुझे। तो अगर कुछ कोई बच्चे जो पहले से पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं सर स्लो है, तो 1-2 क्लास का वेट करिए, क्योंकि वो सब चीज जब आपको इकोनॉमिक का वो टर्मिनोलॉजी पता हो जाए तो अगेन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द क्लास। ओके, ठीक है, फाइन। इसी तरीके से गिव इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, इकोनॉमिक्स से किस तरीके का चॉइसेस होना चाहिए उसके बारे में हमें क्या मिलता है, तो इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको इसी चीज के बारे में तो बताया ना कि कंज्यूमर बिहेवियर से ये चीज रिलेटेड है कि किस तरीके का हमारा चॉइस है। हमारा जैसे कभी क्या होता है ना कि डिफरेंट स्लॉट्स ऑफ, आप क्लोथ्स में वेरिएशन देखेंगे, फोन में वेरिएशन देखेंगे। लोग आजकल देख रहे हैं ना कि जो एंड्रॉयड फोन आ रहा है उसमें स्क्रीन फोल्ड करने वाला चीज आ गया है, नया नया चीज सब देख रहे हैं। तो इसी तरीके से किस तरीके का लोगों का चॉइस हो रहा है उस तरीके से वो इकोनॉमिक्स के बेस पे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर हाउ टू फिक्स मार्केट फेलियर, कि जो मार्केट जैसे फेल हो जाता है तो उसको हम कैसे फिक्स करें। कभी क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में अचानक से क्या हो जाता है, अभी मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा इन्फ्लेशन, चलिए मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे क्या है, मान लीजिए कि सोसाइटी में किसी चीज का जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई है। मतलब एक तरफ प्रोड्यूसर है, एक तरफ कंज्यूमर है, तो डिमांड कौन है, कंज्यूमर है, और सप्लाई कौन है, तो प्रोड्यूसर है। तो जितने का डिमांड है उतने का ही सप्लाई है। ठीक है, तो हमारा सोसाइटी बहुत अच्छे से गवर्न हो रहा है। क्या हुआ कि अचानक से सप्लाई साइड कम हो गया। ठीक है, सप्लाई साइड कम होने का मतलब बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। क्या क्या फैक्टर हो सकता है रॉ मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी कम हो गया हो, रॉ मटेरियल्स का, या लेबर स्ट्राइक पे चले गए हो, या कोई नेचुरल कैलामिटी आया हो, इससे ये सामान का जो भी प्रोडक्शन हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, बहुत सारा एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकता है। ठीक है, सप्लाई कम हो गया। पहले जितना अगर 100 लोग इस चीज का डिमांड कर रहे थे तो 100 यूनिट का सप्लाई था। अचानक से सप्लाई इन सब रीजन से, किसी एक रीजन से, हमें इस चीज में नहीं जाना कि क्या रीजन हो सकता है, रीजन तो बहुत सारा हो सकता है, 100 से सप्लाई घट के आ गया 50 पे।
ठीक है। अब डिमांड 100 लोगों का है। बताइए, पहले इस चीज का जो दाम था वो 20 रुपया था मार्केट में। अब देखिए डिमांड क्या है, बढ़ गया और सप्लाई कम हो गया। सप्लाई कम हुआ तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ गया ना। पहले तो ये बैलेंस था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि डिमांड हो गया, आपका 100 लोग अभी भी डिमांड करें लेकिन सप्लाई घट गया, 50 का हो गया। तो इन द वे की डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो आप अपने मार्केट के आसपास कभी चीजें सोच के देखिएगा कि कभी 2-4 चीजें जब मार्केट में बचा होता है तो उस चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। तो जो भी सेलर होता है ना वो क्या करता है, उस चीज का प्राइस को बढ़ा देता है, बढ़ाएगा ना, प्राइस विल गो हाई। ओके। अच्छा, फोरकास्ट टू इकोनॉमी में समझा दूं, चलिए समझा देता हूँ, वेट पहले ये समझ लीजिए। प्राइस विल गो हाई, तो प्राइस क्या हो गया, 20 से 30 हो गया, 40 हो गया, जितना भी होगा, ठीक है। तो क्या एक्चुअली में इस चीज का प्राइस 40 रुपया होना चाहिए? गवर्नमेंट तो ये देखेगी कि मेरा जो पैसा इस चीज में लग रहा है, जो चीज मार्केट में 20 रुपया का होना चाहिए वो आप 40 रुपया में खरीद रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मनी का परचेजिंग पावर है, हम पहले जिस चीज को 20 रुपया में खरीद रहे थे, ठीक है, अब हमें इसी चीज को खरीदने के लिए 40 रुपया देना होगा। तो हमारा जो मनी का जो परचेजिंग पावर है, मनी का पास पावर होता है ना किसी भी चीज को परचेज करने का, तो जो मनी का जो परचेजिंग पावर है, परचेज करने का पावर, इसी को बोलते हैं परचेजिंग पावर। आप पैसा देते हैं किसी को तो कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो जिस चीज का दाम 20 रुपया था उस चीज का लिए आप 40 रुपया देंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि परचेजिंग पावर घट गया कि बढ़ गया? ये बताइए, परचेजिंग पावर घट गया कि बढ़ गया? कम हो गया ना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, आप वहां से कोई शर्ट खरीद के लाए 1000 रुपीज का, आपने मुझे दिखाया, मैंने कहा कि पता है आपको दुकानदार ने ठग दिया, ये 500 का शर्ट आपको 1000 में दे दिया। तो आप ठग के आ गए ना, आप इस शर्ट जो एक्चुअल में 500 का था उसको आप 1000 में खरीद के आ रहे हैं। तो आप परचेजिंग पावर को घटा रहे हैं ना, आप मनी का जो परचेजिंग पावर है उसको तो आप घटा दिए। तो जब मनी का परचेजिंग पावर घटेगा तो गवर्नमेंट को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपका अगर पावर घटेगा तो आपको दुख होता है। यस, यू हैव सीन ड्यूरिंग कोविड, यस वंडरफुल। आपका पावर घटेगा तो आपको दुख होगा ना। तो जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट जो रन कर रहा है उसे दुख नहीं होगा कि जो मनी जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उसका पावर घट रहा है। तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट उस चीज को फिक्स करना चाहेगा कि नहीं? गवर्नमेंट फिक्स करना चाहेगा। तो गवर्नमेंट कैसे फिक्स करेगा? तो गवर्नमेंट देखेगा कि कहाँ पे बॉटल नेक आ रहा है, मतलब कहाँ पे ये चीज शुरुआत हुई है। तो अगर डिमांड साइड में शुरुआत हुआ है या सप्लाई साइड में, तो अगर सप्लाई साइड में शुरुआत हुआ है मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल से कमी हो गया तो गवर्नमेंट कहीं से रॉ मटेरियल फुलफिल करेगा, या कहीं पे लेबर स्ट्राइक पे है तो उनके स्ट्राइक को वो खत्म करेगा। जो स्ट्राइक यूनियन वगैरह होंगे उनको समझाएगा कि यार स्ट्राइक वगैरह तोड़ दो, क्या रखा है इन सब स्ट्राइक में, चलो तुम्हारा बात मान लेते हैं। तभी आप देखते हैं कि जब स्ट्राइक वगैरह होता है तो कभी गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इसी कारण तो झुकती है ना, नहीं तो पूरा उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी बर्बाद हो जाएगा ना। कहीं पे नेचुरल कैलामिटी आया है तो उसको किस तरीके से फटाफट उस चीज को कवर किया जाए। वरना गवर्नमेंट, आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट बन गया, गवर्नमेंट अपने घर में जाके सो रहा है, आराम से टीवी देख रहा है, ऐसा होता है क्या? बहुत प्रेशर होता है उन लोगों के पास भी जो गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। आप जब इस जगह पे पहुंचेंगे ना, जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, देन यू विल रियलाइज कि कितने 24 आवर्स आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आपको अपने सोसाइटी को कैसे चलाना है। हर समय आपके पास कोई किसी चीज का फोन आ सकता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, आइए यहाँ पे ये चीज हुआ, और आपको तुरंत एक्शन लेना होता है उन सब चीजों में। तो मार्केट जैसे ही फेल होता है उसको फिक्स करना होता है। ये तो सप्लाई साइड से था, इसी तरीके से डिमांड साइड से भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोन इतना सस्ता होता है ना कि लोग मार्केट में जा जाके लोन ले रहे होते हैं। कभी कभी लोन बहुत सस्ता हो जाता है, मार्केट में बहुत पैसा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब देख रही है कि नहीं सप्लाई साइड तो ठीक है, मेरा डिमांड साइड ही ना गड़बड़ आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा हो गया लोगों के पास ना, चलो मार्केट से पैसा उठाते हैं। मार्केट से पैसा कैसे उठाता है, लोन को इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। अब ये कैसे होता है, ये सब हम लोग मनी बैंकिंग फाइनेंस में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जब पढ़ेंगे ना तब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। बोलिए, ये चीज समझ आया? यहाँ तक सबको समझ आया? अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर इकोनॉमिक फॉरकास्ट बताइए कैसे होता है।
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स ने बोला कि जो इंडिया है वो बहुत जल्द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो उनको रात में तो कोई सपना नहीं आया होगा कि वो सपने देखे और सुबह आके उस सपने को बोल दिए। वो फुकरे मूवी तो देख के आए नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कैसे बताया? तो उन्होंने क्या किया होगा कि पिछले 10 सालों का चीज स्टडी किया होगा कि हमारा जो देश है उसमें जीडीपी कितना है, हमने देश में इकोनॉमिक सेक्टर में कितना कितना खर्च किया है, हमने ब्रिजेस कहाँ कहाँ पे बनवाए हैं, हमने रोड्स कहाँ कहाँ पे बनवाए हैं, तो उस रोड से कितना सारा टोल टैक्स हमारा कैलकुलेट होगा, तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम होगा। तो इन सब चीजों को उन्होंने कैलकुलेट करके बताया होगा। तो वो सब चीज पढ़ने के लिए आपको इकोनॉमिक्स का जानकारी तो होना चाहिए ना। जीडीपी, एनडीपी, ये सब चीज के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा, आप कैसे पता चल पाएगा? नहीं पता चलेगा ना। तो इसी कारण से इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस होता है, यही आपने पूछा था ना, समझ आ गया? यस, ओके, फाइन। तो चलिए, आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है, क्योंकि मेरा फिर एक क्लास होता है अभी इसके बाद भी। तो कल से जो, यस, ओके, आशक, अभी मेरी फिर क्लास है, तो अभी मैं इससे ज़्यादा क्लास अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कल से जो आपका क्लास का टाइमिंग रहेगा ना, वो मेरे क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो 7:40 to 8:40 चलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 1.5 आवर का क्लास लेना था, लेकिन मेरे पास कोई बैच, कोई स्लॉट अभी नहीं है जो मैं आपको 1.5 घंटे का टाइम दे पाऊँ। मेरा पहले से बैच चल रहा है, सर ने मुझे बोला था अभी कि सर आप ठीक है 1.5 घंटे नहीं हो रहा, 1 घंटे कर दीजिए। तो मेरे पास बस यही एक स्लॉट है। मेरा 9 बजे से एक बैच फिर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैंने उसको थोड़ा सा गैप किया हुआ था, एक्चुअली वो बैच 8:45 का है, तो आज मैंने उसे 9 o'clock से किया है, तो मेरा टाइम हो चुका है। ओके, तो आप लोगों को समझ आया? यस इरशाद मीर, स्कार का मतलब क्या होता है? स्कारसिटी मतलब कमी, ओके, कमी। तो वही मैंने बताया ना कि जिस चीज का कमी है मतलब लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, ओके। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्लास अच्छे से समझ आया? जो न्यू स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको पूरे क्लास में कहीं भी लगा कि सर इकोनॉमिक्स टफ होता है, या हमारे समझाने का तरीका कुछ डिफरेंट था, या सर आपके तरीके से ऐसे समझ नहीं आया? सबको समझ आया? एवरीवन इज हैप्पी? ओके, फाइन, वंडरफुल। ठीक है, सिम्स इजी ना? अरे वंडरफुल, क्या बात है। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, फाइन। व्हाट अबाउट एनसीईआरटी बुक्स? एनसीईआरटी बुक्स मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 का एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ क्लास में करा दूंगा यार, डोंट वरी। क्या है, क्या दिमाग लगाया, छोड़िए ना सब चीजों पे। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, अभी ये मुझे एक स्टूडेंट समझा रहे हैं, शौकत अहमद, लेक्चर शुड बी इन बुलेट पॉइंट नोट्स मोड। लेक्चर बुलेट पॉइंट मोड में होना चाहिए? शौकत अहमद, मैं यहाँ पे 10 बुलेट पॉइंट ला के रख दूंगा, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको कोई बुलेट पॉइंट समझ नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, चीजों को लर्न करना सीखिए। बुलेट पॉइंट मार्केट में जाइएगा, बुक सारा का सारा बुलेट पॉइंट्स में आपको बुक्स मिल जाएगा, ऐसा ऐसा बुक्स में मार्केट में आया हुआ है। चीजों को समझना सीखिए, ठीक है। पढ़ाना कैसे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको पढ़ना है, ठीक है। यस, एनसीईआरटी बुक्स आर फाइन। यस, हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको रात को 11-12 बजे तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी शेयर करूंगा तब अपलोड होगा। और अभी मेरा क्लास चलता है, तो क्लास में 10 बजे फ्री ही होता हूँ, तो उसके बाद मैं डिनर वगैरह करके, ओके, थैंक यू रियलमी। रियलमी सेइंग सर योर वे ऑफ टीचिंग इज फाइन, ओके। तो उसके बाद ही मैं फिर क्लास को यहाँ पे शेयर करूंगा, ठीक है। ओके, मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, इसलिए ले लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर। बट कॉल मत करिएगा डायरेक्टली, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कॉल किसी का रिसीव नहीं करता हूँ। 78270
79882। मैं कोई भी अननोन कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। जितने नंबर मेरे मोबाइल में सेव होते हैं मैं बस उसी को रिसीव करता हूँ, रेस्ट मैं कोई नंबर रिसीव नहीं करता हूँ। तो do your notes will be sufficient to clear the economic portion or we have to consult? No need required, it is not required to consult any other material। मैं जो यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा that will be more than enough। शौकत अहमद इज आस्किंग मी कि सर आपने पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं या पढ़ाए हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क मी? अगर आप पूछ रहे हैं कि सर आपने पहले एनसीईआरटी बुक्स पढ़े हैं तो मेरा आंसर यस है। कितनी बार पढ़े हैं? तो मैं लगभग हर वीक में उस बुक को रिवाइज करता हूँ। और आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या आपने पढ़ाए हैं? तो मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए रिपीट नंबर 7827079882। ये मेरा नंबर है। आपको जो भी डाउट होगा इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इन केस आपको कभी मेरे से बात करना हो तो मेरे से इस व्हाट्सएप पे आप मेरे से टाइम पूछ सकते हैं कि सर किस टाइम फ्री है, उस टाइम पे आप बोलेंगे तो मैं कॉल रिसीव करूंगा। रैंडम कॉल कितना भी करिएगा मैं रिसीव नहीं करता। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। 7827079882। See you all tomorrow at the 7:40. Okay, so thank you, bye, good night.